हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास 8 सीटेट दिसंबर 2024 विज्ञान पेपर सेकंड। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे, है ना। ये किसका कथन है? तिरुक्कुरल तिरुक्कुरल का कथन है। ये शायद तमिल और या तेलुगु होंगे, है ना। इस लैंग्वेज हमें पता नहीं है। ग्रीष्म काल की एक दोपहर में आबी और थिरक शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरप के मन में अनायास ही बर्फ व जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगा, छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। आबी के विचार थिरप से अलग हैं। आप क्या सोचते हैं? वे क्या ऐसा क्यों सोचते हैं? हम हम जल को प्रशीतृत रेफ्रिजरेटर के अंदर हिमीकरण यंत्र फ्रीजर में रखते और जांचते हैं कि क्या यह बर्फ में परिवर्तन होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जब जल को हिमीकरण यंत्र फ्रीजर में रखते हैं, यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यह संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। क्या आपको लगता है कि थिरप सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में जम जाता है ना, ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर बहुत ठंडा करता है, गैस भरी होती है उसमें, है ना। तो नाइट्रोजन गैस तो बहुत ठंडा करता है। कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तन हो जाती है। इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्योंकि बर्फ ठोस होती है, पिघलते पिघलते पानी बन जाता है। क्या इसका यह अर्थ है कि बर्फ व जल एक ही पदार्थ है? हाँ, बर्फ व जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। जल की विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती हैं। जल बहता है पर बर्फ नहीं। जल छलकता है पर बर्फ नहीं। बर्फ तो एकदम एक ठोस टुकड़ा होता है ना, तो वो छलकेगी क्यों? और जल जो होता है वो तरल होता है एकदम, है ना। जल के विलुप्त होने की प्रक्रिया की जांच। वर्षा काल की एक सुबह है। विद्यालय जाते समय आबी और थिरप देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिनमें जल भरा हुआ है। उस शाम जब भी मैदान में खेलने गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई। क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को विलुप्त होते देखा है? यह कहा जाता होगा। अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। मुझे लगता है कि खेल के मैदान की मिट्टी ने पानी सोख लिया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, दोपहर का मौसम होता है तो वर्षा हो रही है, तो सूर्य की किरणों से जो है ना, वो एकदम भाप बन जाता है। पानी गर्म होता है, धूप तो भाप बन के ऊपर चला जाता है। आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपके द्वारा सब पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में भी जल के विलुप्त होने की व्याख्या करता है? बिल्कुल करता है। आप भी आप भी सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से जल सिर रिस गया होगा। सिर्फ सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता। एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाइए, जांचें कि किसका कथन सही है। दर्शाइए अनुसार। स्टील की एक प्लेट या थाली में एक चम्मच जल लें। देखें कि जल प्लेट की दूसरी ओर रिसता है या नहीं। इसे नियमित अंतराल पर तब तक देखते रहें जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त न हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता? यदि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता तो फिर जल कहाँ गया? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। जल वाष्प की दूसरी अवस्था है ना, कहा ना, मन भाप बन के उड़ जाता है। ये दूसरी अवस्था है। आइए एक और अवलोकन के बारे में सोचें जहां आप देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं और जल विलुप्त हो जाता है। यह कहा जाता है, जब डोसा बनाते हैं तो पानी डालते हैं तवे पर, तो तवा होता है गर्म, तो गर्मी की वजह से वो
गर्म की वजह से भाप बन जाता है ना। जल का क्या हुआ होगा, इसके बारे में एक विस्तृत रेखांकित नामांकन शीर्षक के साथ बनाइए। गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। जल जो होता है उसको गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, है ना, या वाष्पन। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है। क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? गीले कपड़े, पोंछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। क्या आप सोचते हैं गड्ढों से जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? क्या यह भूमि में जल के रिसाव के कारण है, जल के वाष्पीकरण के कारण है, या इन दोनों के कारण? दोनों के कारण है। वास्तव में जल वाष्प अदृश्य होती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थित इसे दृश्यमान बनाती है। जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं वह विलुप्त हो जाता है। इसका क्या होता है? अगले दिन आप इस तरह और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं और उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। यह क्या है? एक कांच के गिलास में ठंडा जल है ना। चित्र में दिखाया गया है 8.2 चित्र में ये दिखाया गया है। गए चित्र के अनुसार इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालें। इसे 5 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रखें और इसका अवलोकन करें। अपने अवलोकनों और मन में उठने वाले प्रश्नों को तालिका में लिखें। गिलास की बाहरी सतह छूकर लगा सकते हैं कि क्या यहाँ कोई परिवर्तन हुआ। गिलास की बाहरी सतह पर बर्फ का पानी आ गया बाहर। कांच का गिलास जिसमें ठंडा जल व बर्फ के टुकड़े हैं, है ना, तो ये बाहर आ जाता है वाष्पीकरण से। आवी ने अवलोकन किया कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। प्रारंभ में जल की छोटी बूंदें जमा होती हैं और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। आप उपर्युक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी करके देख सकते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आईं। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों की उपस्थिति को समझाते हुए उसके संभावित कारण बताइए, है ना। हो सकता है कि कांच के गिलास में बर्फ निकल कर पिघल गई हो। नहीं, वाष्पीकरण से होता है। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर बनी जल की बूंदों की उपस्थिति समझाते हुए अपने संभावित कारण। मुझे लगता है कि कांच के गिलास के कुछ जल रिस गया होगा। नहीं, यह रिस नहीं सकता। कांच के गिलास में जल का स्तर कम नहीं हुआ। यह कम हुआ होता होगा, परंतु इतना भी नहीं हुआ होगा कि देखा जा सके। एक लंबी संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिख सकता है। सामान्य तापमान पर हम किसी और गिलास में जल ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा। इस विषय पर आपके पास भी विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के कारणों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आबी और थ्रेब ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की। आप इन संभावित कारणों के विषय में क्या सोचते हैं जिनका उल्लेख 8.4 में किया गया है? उपर्युक्त तर्क पर चर्चा करते रहें और इस चर्चा में सहायता करने वाले साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालित करें। सोचें कि ऐसी जल की बूंदें आपने और कहाँ देखी। अपने पौधों पर ओस की बूंदें देखी होंगी। इसमें हमें सुबह के समय ओस की बूंदें अधिक क्यों दिखाई देती हैं? जब हम आधे बर्तन में जल उबालकर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदें प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनती हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की क्रिया संघनन कहलाती है। जो बूंदें होती हैं ना, है ना, वो द्रव होती हैं और जो वाष्प उड़ जाती है हवा की तरह वो होती है जल वाष्प, जो ओस होती हैं।
उसको द्रव में परिवर्तित क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहलाती है। जल के संघनन की प्रक्रिया को समझने के बाद क्रियाकलाप 8.3 में पुनः विचार करें। क्रियाकलाप 8.3 में कांच के गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला जल भी संघनन के कारण हो सकता है। आबियोथेरब अपने कारणों के साथ खोजने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। जल और बर्फ के टुकड़ों में से आधा भरा हुआ कांच का गिलास लें। एक छोटी स्टील की प्लेट से ढक दें। डिजिटल तराजू पर तौलें। प्रत्येक 5 मिनट तक पर तराजू की रीडिंग का अवलोकन कर उसे अंकित करें। 30 मिनट तक अवलोकन करने के बाद आंकड़े एकत्रित कर तालिका 8.2 में इसमें लिखें, है ना। क्या आपके निष्कर्ष आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं? अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करें। आपने कांच के गिलास पर जल की कुछ बूंदें देखी होंगी। वायु से जल वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तन हो जाती है। वायु से जल वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तन हो जाती है। डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा? क्या हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास के बाहर एकत्रित जल केवल संघनन के कारण है? नहीं, हम क्रियाकलाप 8.4 में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप यह दिखाने के लिए और क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा? उत्तर खोजने के लिए आप क्रियाकलाप 8.4 में क्या बदलाव करेंगे? वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है ना। वायु में जो पानी होता है उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता। आपके क्षेत्र के दैनिक आर्द्रता आंकड़ों को समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े संकलित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन करें। कांच के गिलास पर जल के स्तर को एक स्थायी मार्कर या पारदर्शी टैप से चिह्नित करें। आप क्या अवलोकन करते हैं? कांच के गिलास में जल का स्तर नीचे नहीं जाता बल्कि अतिरिक्त जल कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा और संघनन के कारण अतिरिक्त जल एकत्रित हो रहा है। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्था हमारे दैनिक जीवन में देखी जा सकती हैं। ठोस अवस्था में यह बर्फ के रूप में विद्यमान रहता है। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और अधिक गर्म करने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आइए जल की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की पहचान करने के लिए क्रियाकलाप 8.5 में करते हैं। एक पात्र में बर्फ का एक टुकड़ा डालें और एक दूसरे आकार के पात्र में स्थानांतरित करें। आप बर्फ के टुकड़े के आकार में क्या परिवर्तन देखते हैं? अपने अवलोकनों को तालिका 8.3 में देखिए। जल को एक पात्र से अलग आकार वाले दूसरे पात्र में डालें। अवलोकन करें कि बर्फ की तुलना में जब जल का व्यवहार कैसा है, उसे अंकित करें। क्या आपने ध्यान दिया कि जल एक पात्र से दूसरे पात्र में कैसे प्रभावित हो जाता है? इसके आकार का क्या होता है? जल जो होता है तरल होता है, वो किसी पात्र में डालेंगे वो उसी के तरह का आकार ले लेगा, लेकिन ठोस नहीं। ठोस तो ठोस होता है ना। एक साफ सतह पर जल डालें और देखें कि यह कैसे फैलता है। अगर प्लेन सतह पर डाल देंगे तो फैलता रहता है और जिधर उसको बहने का निचला स्तर मिलेगा उधर बह जाएगा। जब जल अपने जल वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो यह जल वाष्प कैसे प्रसारित होती है? इसकी तुलना जल के प्रसारण व्यवहार से करें। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या अंतर है? ठोस बर्फ ठोस अवस्था अपना आकार बनाकर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, बल्कि जल उसी पात्र का आकार ले लेता है जिससे उसे डाला जाता है। बर्फ बहती और फैलती भी नहीं है। जल द्रव अवस्था बहता है और अपना आकार बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। लेकिन जल का आयतन स्थिर रहता है। क्या जल में भी फैलने का गुण होता है? हाँ, जल में आयतन स्थिर रहते हुए फैलने का गुण भी होता है। जल वाष्प गैसीय अवस्था समस्त
उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। गैस निश्चित आकार धारण नहीं करती। जल वाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहती है, यद्यपि यह हमारे लिए अदृश्य है। यह हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोंछा लगाने जैसी गतिविधियों से वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु के चल पास में योगदान देता है। अब आप जल की 3 अवस्थाओं से परिचित हो चुके हैं। कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोम, तेल और घी। ठोस, द्रव और गैस के कुछ और उदाहरण देखें। आपने आसपास देखें अपने आसपास देखें और ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण खोजें। ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण पत्थर, लकड़ी और बर्तन भी हो सकते हैं। द्रव पदार्थों के अन्य उदाहरण क्या हैं जिनके विषय में आप सोचते हैं? यहाँ 2 उदाहरण हैं, दूध और तेल, है ना। 5 अन्य उदाहरणों के बारे में सोचें। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आप रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध को अनुभव कर सकते हैं? यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? गैस के द्वारा। ऐसा वायु के द्वारा ऐसा इसलिए कि स्वादिष्ट खाना पकने की सुगंध वायु के माध्यम से फैलती है और हमारी नाक तक पहुंचती है, भले ही हम रसोई में ना हो। गैस के अन्य उदाहरण क्या हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मेरे हैं, बहुत सारे हैं। क्या कहेंगे? हम जल की अवस्था में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? अब तक हमें जान चुके हैं कि जल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में विद्यमान है। आप जल की अवस्था में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आप बर्फ को तुरंत उसकी द्रव अवस्था अर्थात जल में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? यदि हमें बर्फ को जल को जल वाष्प में परिवर्तित करना है तो उसे हम ऊष्मा की आपूर्ति करनी होगी। यदि हमें जल को बर्फ में परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा? है ना, जल को बर्फ में परिवर्तित करना तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। जल को ठंडे वातावरण में जैसे कि हिमनद यंत्र, फ्रीजर में रखकर ऐसा किया जा सकता है। जल जम जाता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ बाहर निकालने पर पिघल जाती है और कतिपय जल में परिवर्तित हो जाती है। कि आप जल के अलावा पुनः अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस में द्रव में परिवर्तित हो सकते हैं? मोमबत्ती जो मोम से बनती है, इसका एक उदाहरण है। हम मोमबत्ती के मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदल सकते हैं? हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदल सकते हैं? हमें द्रव मोम को ठोस में बदलने के लिए उसे ठंडा करना होगा। आपने अन्य कौन से द्रव पदार्थ देखे जो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्या आपने शीतकाल में नारियल के तेल को ठोस अवस्था में परिवर्तित होते देखा है? वायुमंडलीय जल जनित्र AWG मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती हैं। यह कार्य वायु को ठंडा कर जल वाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। अतः हम देख सकते हैं कि पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडा करने पर अपनी अवस्था बदल देते हैं। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के प्रक्रम को पिघलना कहते हैं। द्रव की ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। आइए क्रियाकलाप 8.6 के माध्यम से जल की विभिन्न अवस्थाओं के बीच में, है ना, पिघलना, ठोस, है ना, हमने बाष्पीकरण के बारे में सीखा। आइए हम अब इसे और अधिक जानें। अपने आसपास अवलोकन करेंगे कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं कि जल कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा। ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर देखते हैं? इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें। शब्द चर्चा में आपकी सहायता कर सकते हैं। पंखा, कपड़े सूखना, पसीना आना, तीव्र हवाओं वाला दिन, गर्म दिन, बरसात का दिन, है ना। हमने कौन सी परिस्थितियां समान रखी? हमने इस अन्वेषण में क्या परिवर्तन किए? हमने क्या मापा? इस अन्वेषण से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यदि आप प्लेट में जल फैलाते हैं तो वह वायु के संपर्क में अधिक आता है, इसलिए इसका वाष्पीकरण तीव्र होता है ना।
यदि उपर्युक्त क्रियाकलाप में जल के स्थान पर दूध लिया जाए तो क्या होगा? मिलता जुलता एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। इसके द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कौन सी परिस्थितियां हैं जल की वाष्पीकरण की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। इस क्रियाकलाप में आप क्या परिवर्तन करेंगे और क्या सामान समान रखेंगे? जिन परिस्थितियों के बारे में आपने पता लगाया कि उनके अतिरिक्त हम जल को तीव्रता से व मंद गति से कैसे वाष्पित कर सकते हैं, जानने के लिए क्रियाकलाप 8.8 में देखते हैं। दो समान बोतलों के ढक्कन लें, दोनों में समान मात्रा में जल भरें। एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें, दूसरे को छाया वाले स्थान में रखें, जैसा कि 8.6 में दिखाया गया है। प्रत्येक 15 मिनट के बाद दोनों ढक्कनों का अवलोकन करें। प्रत्येक स्थिति में जल की पूरी तरह से वाष्पित होने में लगने समय अंकित करें। यदि आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन दोहराएं और अपने अवलोकन अंकित करें। अन्य समान अनुभव में आपसे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे हुए ढक्कन से जल तीव्रता से वाष्पित हो जाता है। प्राय तेज धूप वाले दिन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमी गति से? प्राय यह देखा गया है कि तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से जल तीव्रता से वाष्पित होता है। यह भी प्राय देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के दिन पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। यदि वहाँ में जल की मात्रा पहले से ही अधिक तो जल मंद गति से वाष्पित होता है। बरसात के दिनों में बाहर में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेजी से कैसे सुखा सकते हैं? भाभी की माँ ने पीने का जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा। विद्यालय से लौटने पर आबी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया, उसमें से जल पिया। जल पीकर आबी आश्चर्य व्यक्त करती है कि पूछती है कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों है? मैंने जल को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं पाया। आपके विचार से क्या कारण हो सकता है? जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण है ग्रीष्मकाल में बर्फ और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव इसका एक अन्य उदाहरण है। जब आप अपने हाथों में सैनिटाइजर लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आइए एक सरल बिजली मुक्त गमलों से पॉट एंड पॉट कूलर का मॉडल बनाकर शीतलन प्रभाव पर अवलोकन करने के लिए। अब मैं समझ सकती हूँ कि पंखे के नीचे बैठने से हमें ठंडक क्यों अनुभव होती है। पंखे की हवा पसीने को वाष्पित तो करती है और हमें ठंडा अनुभव करने में मदद करती है। विभिन्न आकार के दो मिट्टी के गमले लें। बड़े गमले के निचले हिस्से को रेत की एक परत पर रखें, जैसा कि 8.7 में दर्शाया गया है। गमले के बीच के रिक्त स्थान में और अधिक रेत डालें। गमला, छोटा गमला, ढक्कन, बड़ा गमला, रेत की परत, गीली जूट की बोरी, है ना। रेत वाले क्षेत्र में जल डालें। छोटे गमले का सिर ढक्कन के लिए ढक्कन या गीली जूट की बोरी रखें। जब गमलों का पॉट एंड पॉट कूलर तैयार हो जाए तो आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। गमलों के पॉट एंड पॉट कूलर को ठंडा होने के लिए 4-5 घंटे का समय था। यह समय सीमा कई परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है। अवलोकन पर कर चर्चा करें कि किस प्रकार के से गमलों के अंदर शीतलन प्रभाव पैदा होता है। कूलर में रखे फलों और साग सब्जी की ताजगी की जांच के लिए उनका 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। रेत नम रखने के लिए आपको नियमित रूप से उसमें जल का छिड़काव करना होगा। इसमें साग और फलों को कितने दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है? वह कौन सी स्थितियाँ होंगी जो इन दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती है? बेहतर शीतलन के लिए हम रेत के स्थान पर और का प्रयोग कर सकते हैं, है ना।
सुराही है। आप सभी इन अनोखी मिट्टी के पात्र से परिचित होंगे जिन्हें सुराही कहा जाता है। ग्रीष्म काल में सुराही का उपयोग जल ठंडा करने के लिए किया जाता है। सुराही पानी रख दो बहुत ठंडा रहता है, मिट्टी की होती है। बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं? संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वाष्पित लाने की संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है। एक निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदें जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, जो आमतौर पर धूल के कणों के आसपास बनती। ये छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में दिखाई देती हैं। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। आवी वर्षा का आनंद लेती है और एक कविता रचती है। आप भी इस कविता को पूरा कर अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। जल वाष्प युक्त वायुमंडल पृथ्वी के आस पास हवा की पतली परत में ऊपर क्यों जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि हल्की गैसों से भरे गुब्बारे वायु में ऊपर जाते हैं और इसी प्रकार जल वाष्प वायु से हल्की होती है जिसके गाड़ियाँ ऊपर उठती है। जल की बूंदें आसमान में फिरे सोचे धरती से कैसी मिले? बाष्प बन वायु में घूमे, बादल बन आसमान में झूमे, पर बने बर्फ या बारिश की धार। जल कैसे निर्णय ले इस बार, कहीं गिरे तो हिम कहलाए, कहीं वर्षा की धार बन जाए। अब सोचो समझो और करो विचार, किस पथ पर चले जल इस बार। प्रयोग में न आने वाली 1 लीटर की एक खाली बोतल है, उसमें लगभग 1 कप जल डालें, ढक्कन कसकर बंद कर दें। 2-3 मिनट तक लगातार बोतल को जल्दी जल्दी दबाएं और छोड़ें। फिर बोतल में जल के ऊपर के स्थान को अवलोकन करें। समाचार पत्र का एक छोटा टुकड़ा जलाकर जल में लाएं और इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस स्थिति में आप बोतल में जल के ऊपर कुछ धुंधलापन बादल देखेंगे। समाचार पत्र के जलने से बहुत छोटे अदृश्य धूल के कण निकलते हैं, जिनके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर वर्षा बादलों का निर्माण करती हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों और चिन्ह दर्शाए गए तीर के चिन्हों का उपयोग करके चित्र तीरांकित करें। दर्शाइए कि जल कहाँ संघनित है, जल कैसे अपनी अवस्था बदलता है, यहाँ कहाँ जाता है। बादल, झील, महासागर, नदी, भूजल बाष्पीकरण। ये बादल है ना, झील है, ये नदी जो आ रही है यहाँ से वहाँ तक, संघनन है ना, वर्षा की बूंदें गिर रही हैं जो ऊपर जा रही हैं, हिम है ना, जल की अवस्था या गति में परिवर्तन। मैंने क्या अच्छा किया, क्या मैं जल चक्र के सभी भागों को नामांकित करने में सक्षम थी? जल चक्र के कौन से भाग मुझे स्पष्ट नहीं थे? जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जब हम जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है और वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। जल के इस प्रकार चक्र को जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों और मनुष्यों के उपयोग के योग्य है। अधिकांश जल महासागरों में है और इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। हम जल का उपयोग पीने के साथ साथ अन्य कई गतिविधियों के लिए भी करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों
संख्या भी बढ़ सकती है। जल की बढ़ती मांग अरे से मैं तो ढल रहा हूँ। बादल, झील, समुद्र, महासागर, नदी, भूजल, बाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, हिम। मैंने क्या अच्छा किया जल क्या मैं जल चक्र के सभी भागों को नामांकित करने में सक्षम था? जल चक्र के कौन से भाग मुझे स्पष्ट नहीं थे? जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर भाग में जाता है और वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। जल के इस प्रकार चक्र को जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों और मनुष्य के उपयोग के योग्य है। अधिकांश जल महासागरों में है और इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। हम जल का उपयोग पीने के साथ साथ अन्य कई गतिविधियों के लिए भी करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जल की बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई भागों में जल की कमी हो रही है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं। आइए हम अपने जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखें। आप प्रकृति की अमूल्य संपदा नामक अध्याय में जल और उसके संरक्षक के विषय में वाष्पीकरण, हिमीकरण, गैस, आद्रता, द्रव, पिघलना, ठोस